आप अपना जो पहले से पढ़ाए हैं उसको रिवीजन करते रहिए। क्लास पहले स्टार्ट करने दीजिए। इतना भी तो ठंडा और गर्म नहीं लग रहा है। ट्वेंटी ओके। यहाँ देखिए स्टूडेंट, जल्दी जल्दी से जल्दी से। बात मत कीजिए, रिक्वेस्ट है कि जैसे ही इन करता हूँ और आप लोग आपस में बात करते रहिएगा तो मेरा प्लानिंग जो है वो मैं सोचते रहता हूँ अब इसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, राइट। और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी क्लास में काम एंड कंपोज रहिए। जो पहले से पढ़ाए हुए हैं उसको देखते रहिए, क्योंकि आपको भी तो मेरे साथ प्लानिंग करना पड़ेगा कि अब सर क्या पढ़ाएंगे, मुझे क्या देखना है। पूरा एनर्जी आपस में बात करके वेस्ट कर लीजिएगा तब तो नहीं हो पाएगा। भाई आपको एक एक मिनट यूज करना है, नहीं है तो कभी क्लास चलते रहता है। मेरा क्लास नहीं था, मैं बैठा रहता हूँ, बट देखिए कि बिल्कुल कैटलिस्ट के फ्लोर पर जब तक मैं रहूँगा कुछ ना कुछ कैटलिस्ट का काम करते रहता हूँ। मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा एक एक मिनट यहाँ पे यूज हो जाए। कैटलिस्ट के फ्लोर से नीचे चला गया, चलो ये मेरा पर्सनल लाइफ है, पर जब तक कैटलिस्ट के फ्लोर पे हैं मतलब वो मेरा वर्किंग प्लेस है, तो वहाँ पे मैं मैक्सिमम अपना यूटिलाइज करूँगा, तभी तो काम आगे बढ़ेगा। तो सिर्फ ले लें, मुझसे ज़्यादा तो क्रूशियल टाइम आपका है, आपके पास टाइम की कमी है। ओके एवरीवन, इसमें 3 सिचुएशन था। पहला केस क्या था? ये मैं आपको नहीं बोला, सबको बोल रहा था, जस्ट यू आर रिप्रेजेंटेड। फर्स्ट केस था नो वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो नो, ये आपको आयनिक में भी काम करेगा। एक कॉन्सेप्ट आयनिक के क्रिया में दोबारा एक बार लेकर आऊंगा, ठीक है। तो जब नो वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपके सॉल्यूशन में सिर्फ क्या रहेगा? बोलिए, सॉल्ट एंड वाटर, करेक्ट। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन क्या रहेगा स्टूडेंट? मतलब दिस इज द केस ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, राइट। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। जो भी न्यू स्टूडेंट है बिल्कुल पजल मत होइए। जैसे आप पूछ रहे हैं मैम से कौन सा दिन क्या होगा, एकदम बिल्कुल पता नहीं चल रहा, खिचड़ी हो रहा है। मेरे पास लिस्ट आ गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट पिछले 5 डेज में ज्वाइन किए हैं। सबका मैं 1.5 आवर का क्लास लूँगा, सिर्फ यही बताने के लिए कौन सा दिन कौन सा टॉपिक चल रहा है, कितना कॉपी बनाना है, ताकि आप सिस्टमेटिक हो जाएं। बट मुझे टाइम मिलेगा रात के 9 बजे, शायद आज या कल में मैं ऑनलाइन में लूँगा क्लास से। इसलिए अभी जस्ट क्लास आप करते रहिए, ऐसा नहीं कि मेरे माइंड में ये सब नहीं है। एक भी न्यू स्टूडेंट आता है तो उसको अलग से, जैसे उनको टाइम दिया हूँ ना आपको, कम से कम 1 आवर लिया हूँ टाइम, कहाँ पे क्या क्या चल रहा है या उनको बुलाकर। तो सारे न्यू स्टूडेंट को 1 बाय 1 बुला कर सिस्टमेटिक बता दिया जाता है। मैं खुद ही पर्सनली बताता हूँ।
अभी आप क्लास कीजिए, 1-2 दिन एंजॉय कीजिए कैटलिस्ट में। इफ एसिड इज लिमिटिंग रिएजेंट, अगर एसिड लिमिटिंग रिएजेंट है तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपके सॉल्यूशन में कौन रहेगा? बेस रहेगा। मतलब सॉल्यूशन क्या रहेगा? सॉल्यूशन इज, सिर्फ बेस रहेगा या सॉल्ट भी थोड़ा रहेगा? सॉल्ट भी रहेगा। एसिड लिमिटिंग एजेंट है, रिएक्शन तो करेगा किसके साथ? बेस के साथ। इसका मतलब एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपके सॉल्यूशन में बेस भी रहेगा और सॉल्ट भी रहेगा। एग्री? मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बेस रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। सॉल्यूशन इज बेसिक, बट सॉल्यूशन में रहेगा क्या क्या? सॉल्ट रहेगा एज वेल एज बेस रहेगा। एग्री? तो सर ये बात हम लोग को कहाँ पे फ़र्क डालेगा? ये बात हो सकता है कि हम लोग को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन बना रहे हैं और वहाँ पे रिएक्शन, ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना कि सॉल्यूशन मैंने बनाया, सॉल्यूशन बना के नहीं दिया, दो अलग अलग चीज़ था, एसिड और बेस अलग अलग था, उसको मैंने एक कंटेनर में ला डाल दिया और मैं आपसे कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछ रहा हूँ। इसका मतलब सबसे पहले आपको रिएक्शन करना पड़ेगा और रिएक्शन करने के बाद, नाम सुने हैं ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। करेक्ट? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए आपको पता होना पड़ेगा कि सॉल्यूट कौन कौन सा है सॉल्यूशन में, कौन खत्म हो गया, कौन बचा हुआ है। तो इस केस में कौन बचा हुआ है? बेस बचा हुआ है, सॉल्ट भी है। बेस बचा हुआ है एज वेल एज सॉल्ट भी है। एग्री? नेक्स्ट, इफ बेस इज लिमिटिंग रिएजेंट देन, तो सॉल्यूशन रहेगा क्या? एसिडिक। बट सॉल्यूशन में क्या क्या रहेगा? सॉल्ट और एसिड रहेगा। चलिए, ऐसे मैं पढ़ाया नहीं हूँ, बट प्रीवियसली जो आप पढ़े हैं उसके बेसिस पे, एसिडिक बफर का कंपोजिशन क्या होता है? बट द कंपोजिशन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, अच्छा नाम सुने हैं बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर का कंपोजिशन क्या होता है? बोलिए मेरे साथ, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। तो लाइक सपोज कीजिए कि देखिए, अब यहाँ ये चीज़ यहाँ पे डील कर रहे हैं, बट इसका 2-3 जगह मैं यूज करूँगा। करेक्ट? और आयनिक में भयानक इसका यूज होगा। तो एक्चुअल में वीक एसिड मैं एक ले रहा हूँ, एसिटिक एसिड। क्या लिया? उसका नाम क्या है? विनेगर ना? ओके। एसिटिक एसिड में मैंने डाल दिया NaOH। मैंने आपको एसिडिक बफर बनाकर नहीं दिया जाएगा रेडीमेड। मुझे क्वेश्चन सेट करना रहेगा तो मैं ऐसे दे दूंगा, एसिटिक एसिड प्लस NaOH। करेक्ट? और NaOH को मैंने बोल दिया लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोला? तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन खत्म क्या हो जाएगा? बेस खत्म हो जाएगा। और सॉल्ट प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनता है? मेरा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, एक एक वीडियो, सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ, लिमिटेड रेंज वगैरह कॉन्सेप्ट। ठीक है? तो एक्चुअल में आपके सॉल्यूशन में बचा रहेगा एसिड, क्योंकि वो एक्सेस है, और क्या बचा रहेगा? सॉल्ट। तो दिस इज केस ऑफ व्हाट? एसिडिक बफर सॉल्यूशन, क्योंकि एसिड बचा हुआ है ना। और जो एसिड बचा हुआ है क्या, कौन सा एसिड है? वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लिया हूँ, क्या लिया है? वीक एसिड। करेक्ट? इसका तो यहाँ पे जो भी हम लोग सीख रहे हैं वो कहीं कहीं पे यूज में आएगा। चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारा ध्यान आपको बोर्ड पे होना चाहिए। मान लेते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन है M1, मोलरिटी क्या है? अब वॉल्यूम है V1, M2 एंड वॉल्यूम फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या M1 V1
इक्वल टू M2V2। ये लिखना, अच्छा व्हाट द मीनिंग ऑफ M इंटू वी? M इंटू वी क्या इंडिकेट करता है? M का मतलब हुआ मोल पर लीटर, अब V का मतलब लीटर, तो मोल बाई लीटर इंटू लीटर, लीटर लीटर कैंसिल, तो बचा क्या? मोल। M इंटू वी इंडिकेट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन व्हाट? V लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये थोड़ा बहुत पहले से पढ़े हैं? हाँ ना बोलिए, जो न्यू स्टूडेंट है और नहीं पढ़े हैं तो प्रीवियस लेक्चर देखिए, लेकिन जस्ट एक ही क्लास कॉन्सेंट्रेशन कर लिया हूँ, वो आपको एक क्लास का वीडियो देखने से काम चल जाएगा, ठीक है। तो M इंटू वी होता है मोलरिटी, तो मोलरिटी का यूनिट से ही देख लीजिए ना, यूनिट क्या है मोलरिटी का? मोल बाई लीटर, बट मोलरिटी में मोल किसका, लीटर किसका? मोल लेते हैं सॉलिड का, और नीचे लीटर किसका लेते हैं? सॉल्यूशन का। किसका लेते हैं? तो मोल बाई लीटर इंटू लीटर, लीटर लीटर आपस में कैंसिल, बचा क्या? मोल। तो M इंटू वी गिव्स व्हाट? M इंटू वी, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ मोलरिटी इंटू वॉल्यूम गिव्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट है ना? ओके। तो मेरा क्वेश्चन है कि सपोज कीजिए एक क्या, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, मतलब एसिड और बेस का रिएक्शन कर रहे हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैन बी राइट लाइक दिस, M1V1 इक्वल टू M2V2 फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन? M1V1 का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, और M2V2 का मतलब क्या? बोलिए, जब बोलने का टाइम होता है तो बोलना है, राइट? M1V1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड बिकम्स इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो सर यहाँ पे M1V1 का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस रहेगा, तो इट इज नो, तो इसका, लेकिन सर यहाँ पे मोल मेथड से, मोल को देखकर अगर रिएक्शन करना है तो बाई, अगर प्रॉब्लम को मोल मेथड सॉल्व करना है तो मोल मेथड सॉल्व करने के लिए डिपेंड्स ऑन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट? और हम लोग बोल रहे हैं कि जितना मोल एसिड का रहेगा उतना ही मोल बेस का रहेगा, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। इट मे और मे नॉट, अगर एसिड और बेस का कोफिशिएंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या इंडिकेट करता है? सपोज कीजिए 2A प्लस B गिव्स 3C, करेक्ट? और मैं हाइपोथेटिकली बोल दिया कि ये मेरा बैलेंस इक्वेशन है, तो 2 1 3 इंडिकेट व्हाट? रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल। बोलिए मेरे साथ, रिएक्शन होने का तरीका, वे ऑफ अकरिंग द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट? इसका 2 मोल के लिए इसका कितना मोल चाहिए? 1 मोल। अब देगा कितना? 3 मोल, करेक्ट? लेकिन अगर ऐसे बोल दिया जाए, यहां देखिए ये भी बैलेंस है, मान लेते हैं। अब A का कितना मोल के लिए B का कितना मोल? A का 2 मोल के लिए B का कितना खर्च होगा? 2। बट यहां पे A के 2 मोल के लिए B का कितना खर्च होगा? 1। तो मान लेते हैं कि मेरे पास इसका 3 मोल है, इस केस के लिए कितना मोल? 3 मोल। तो इस A का 3 मोल के लिए B का कितना मोल खर्च होगा? भाई ये तो यूनिटरी मेथड है ना, 2 के लिए 2, तो 1 के लिए 1, तो 3 के लिए कितना? 3, राइट? तो यहाँ पे तो A और B का मोल सेम हो गया, करेक्ट? बट यहाँ पे A और B का सेम मोल खर्च होगा? नहीं खर्च होगा। अगर A का 2 मोल खर्च हो रहा है तो B का सिर्फ कितना खर्च हो रहा है? 1 खर्च हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि सर यहाँ पे फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन M1V1 इक्वल टू M2V2 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझे मेरी बात को? M1V1 क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, और M2V2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस। तो जहां पे जिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस का कोफिशिएंट का रेशियो 1:1 रहेगा, क्या रहेगा?
1:1, वहाँ पे तो ये वैलिड रहेगा, बट जहाँ पे 1:1 नहीं रहेगा वहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा। करेक्ट। बट एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन है, आगे पढ़ाऊँगा, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे, जिसका जो कॉन्सेंट्रेशन है जिसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बोले कहाँ पे? यस, आगे पढ़ाएंगे N1V1। N1V1 नाम तो सुनोगे ना थोड़ा बहुत। N1V1 क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। क्या है? और वहाँ पे चलता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। करेक्ट। जिसमें व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वन इक्विवेलेंट से वन इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करता है। जहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो वहाँ पे ऐसा इक्वल रहेगा, बट यहाँ पे इक्वल नहीं रहेगा। करेक्ट है ना? तो क्या ये इक्वल हो भी सकता है, और इक्वल किस बात के लिए? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। ठीक है ना? तो कहाँ पे इक्वल रहेगा, कहाँ पे इक्वल नहीं रहेगा? अभी तो पढ़ा है। एक कब वैलिड रहेगा, एक कब वैलिड नहीं रहेगा, ये पूछा जाएगा भाई ऑब्जेक्टिव। ये वैलिड रहेगा जहाँ पे एसिड और बेस का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो कितना हो? 1:1 नहीं बोल रहे हैं, रेशियो बोल रहे हैं 1:1। कहीं 2 और 2 भी तो रह सकता है, राइट। तो जहाँ पे कोएफिशिएंट का रेशियो 1:1 रहेगा वहाँ पे वैलिड रहेगा, बट जहाँ पे कोएफिशिएंट का रेशियो 1:1 नहीं रहेगा वहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा। तो ऐसे लिख लीजिए, व्हेन रेशियो ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एसिड एंड बेस इज 1:1, then it is valid, and when ratio of acid, किसका रेशियो? when ratio of stoichiometric coefficient of acid and base is not 1:1, then it is not valid. हो गया ना? फर्स्ट लिखिए, find out the limiting reagent. Find out the limiting reagent. Second question, find out concentration of, find out molarity of salt, find out the molarity of salt, comma, also find out molarity of excess reagent, and also molarity of excess reagent. भाई जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं रहेगा वो एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा, राइट। थर्ड, फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन मतलब यहां पे फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ ऑल आयंस इंडिविजुअली, फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल आयंस इंडिविजुअली if we suppose that electrolytes are 100% dissociated,
if we suppose that electrolytes are 100% dissociated. अब एक मिनट रुकिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आगे बनाने से पहले एक मिनट मैं आपको हिंट दे रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, लिखने के लिए तो हम लोग लिखते हैं NaCl एक्वस सॉल्यूशन, बट वाटर में अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है तो वहाँ पे NaCl के फॉर्म में रहेगा या Na प्लस एंड Cl माइनस। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, किसमें रहेगा? तो मान लेते हैं कि NaCl एक्वस और मैंने आपको ऐसे बोल दिया 2m, कितना m? 2m, और तब मैंने मोलरिटी दिया है, यहाँ देखिए मोलरिटी दिया है NaCl का, किसका? और तब आपसे मोलरिटी पूछेंगे Na प्लस का और Cl माइनस का, किसका पूछेंगे? Na बहुत जगह पे मुझे काम में आएगा, आयनिक में आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में आएगा, बहुत जगह आएगा, ठीक है। तो 2m है, तो मान लेते हैं कि Na प्लस और Cl माइनस का मोलरिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर कैसे निकालेंगे? मैंने तो दिया NaCl का। देखिए ऐसे तो इसको क्या कीजिए, इसका जैसे आप मोल के लिए ट्रीट करते हैं ना, शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ, जैसे इसको मोल के लिए ट्रीट करते हैं कि इसका 1 मोल से इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, वैसे ही इसका मोलरिटी को भी काम कर सकते हैं। इसका 2m से इसका कितना m? 2m, और इसका भी कितना? बट फर्स्ट टाइम थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं, बाद में मुझे हम लोग कॉन्फिडेंस रहेगा। मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि वॉल्यूम ले लीजिए v लीटर, वॉल्यूम क्या ले लीजिए? v लीटर, किसका v लीटर लिए हैं, तो मोल कितना हो गया भाई? मोल हो गया दिस इंटू दिस ना, तो मोल कितना हो जाएगा? 2v, और 2v से Na प्लस कितना बनेगा? इसका देखिए, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट कितना है? 1, करेक्ट। तो इसका 2v से कितना? 2v, इसका भी कितना? 2v, राइट। अब तो इसका मोल तो आफ्टर डिसोसिएशन इसका मोल पता चल गया आपको, और आफ्टर डिसोसिएशन इसका भी मोल पता चल गया, एग्री। अब Na प्लस का अगर मोलरिटी पूछा जाए, किसका? Na प्लस का मोलरिटी, तो क्या करेंगे? मोलरिटी का डिफरेंशियल लगाएंगे। व्हाट इज डिफरेंशियल ऑफ मोलरिटी? नंबर जिसका निकालना चाह रहे हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स आर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है और लिए कितना थे वॉल्यूम? करेक्ट है ना? अब तो हो गया। इसका मतलब है कि देखिए, आपको जस्ट कॉन्फिडेंस देने के लिए मैंने ये काम किया। अदरवाइज आज के बाद अगर यहाँ पे मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन अगर मोलरिटी का है तो जैसे मोल के लिए सोचते हैं वैसे ही मोलरिटी को भी ट्रीट कर लेना है। मोल अगर लगता है कि यहाँ पे 2 मोल तो कैसे बोलते हैं? 1 मोल से 1 मोल, तो 2 मोल से कितना? 2 मोल, यूनिटरी मेथड। वैसे ही 2m से कितना m? 2m, करेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि A2B3 और ये 100% मान लेते हैं डिसोसिएट किया। 3A 2A3 प्लस एंड 3B 2 माइनस, और मैंने बोला कि इसका मोलरिटी है 3m, और ये 100% वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये 100% डिसोसिएट कर सकता है। बट मैंने आपको एग्जाम में मोलरिटी दिया, इसका दिया, इसका दिया है A2B3 का, और आपसे पूछ रहे हैं मोलरिटी आयंस का, A3 प्लस का और B2 माइनस का। बट इसका नहीं देखे, मैं दिया इसका था, इस कंपाउंड का, तो इसका मोलरिटी क्या होगा? वेरी गुड। इसका 1 से 2, तो इसका 3 से कितना? 6, जस्ट लाइक मोल। अब फिर भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं तो मेरे जैसा काम कीजिए, वील मानिए, लास्ट में जाकर वही मिलेगा, राइट। समझ में आ गया? मोलरिटी को कैसे ट्रीट करना है? मोल के जैसा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा?
6m, ये कितना हो जाएगा 9m, करेक्ट है ना। लेकिन ये तो 100% डिसोसिएट हुआ तब, अगर 100% डिसोसिएट नहीं रहता तब कैसे करते हैं? पहले इसको लिखिए फिर मैं समझा रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। ओके एवरीवन, अब पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस अगर 100% डिसोसिएशन नहीं रहेगा तो हम लोग बनाएंगे। जितना भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रहा हूँ सारा कॉन्सेप्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन के प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसमें आएगा, ठीक है। बोलिए, सबसे पहले तो मोल मेथड से लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए रिएक्शन शुड बी बैलेंस, इज इट राइट? अनबैलेंस या बैलेंस? बैलेंस। कितना मोल? दिस इंटू दिस, बोलिए भाई 6। इसका कितना मोल? विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? जिनको पढ़ाए हैं वो लोग तो भी बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे NaOH शुड बी लिमिटिंग है, वजह इसका 5 मोल के लिए, एक्चुअली इसका 6 मोल के लिए इसका 10, इसका जस्ट डबल चाहिए था 12 मोल। इसका 1 मोल के लिए इसका 2 मोल, तो मेरे पास इसका 6 मोल है, सभी क्रॉस चेक कर सकते हैं, राइट। तो इसका 6 के लिए चाहिए था 12, क्या इसका NaOH का 12 है? नहीं है, एग्री। इसका मतलब इसका 5 ही है, तो दिस वन शुड बी व्हाट? लिमिटिंग रिएजेंट। तो बोलिए, पूरे रिएक्शन को कंट्रोल कौन करता है? पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करता है लिमिटिंग। सर इसका मतलब क्या है? तो प्रोडक्ट भी लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनता है और दूसरा रिएजेंट भी लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही कंज्यूम होता है, इज इट राइट? इसका मतलब है वंस यू डिसाइड द लिमिटिंग रिएजेंट, तो प्रोडक्ट H2SO4 के अकॉर्डिंग बनेगा या NaOH के अकॉर्डिंग बनेगा? इसका मतलब है कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये तो हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0। तो बोलिए 2 मोल से 1 मोल, करेक्ट ना? 2 मोल से 1 मोल, तो इसका 1 मोल से कितना? हाफ मोल, ऐसे ही तो पढ़ते हैं। तो इसका 5 मोल से कितना? 2.5, करेक्ट। चलिए, अब H2SO4 के अकॉर्डिंग NaOH खर्च होगा या NaOH के अकॉर्डिंग H2SO4 खर्च होगा? ऐसा नहीं है कि कुछ खाना बनाने के लिए रखे हैं, सपोज कीजिए, कितना बढ़िया एग्जाम्पल, तो आज तो नहीं नाम लूँगा, आज छठ पर्व है, छठ पूजा है। यही सबसे बेस्ट यही है, दाल और नमक वाला एग्जाम्पल। नहीं, 2 केजी दाल है और 1 केजी नमक है, राइट। मास वाइज कौन ज़्यादा है? ये 2 केजी 1 केजी भी नहीं जानते हैं। मुझे मत देखिए भाई, रिप्लाई कीजिए, मैं डेली नजर आऊँगा। 2 केजी दाल है, 1 केजी नमक है, मास वाइज कौन ज़्यादा है? दाल। अब बताइए, दोनों बना रहे हैं, कौन पहले खत्म हो जाएगा? दाल के अकॉर्डिंग नमक खर्च करिएगा या नमक के अकॉर्डिंग दाल? और यही है आपके पास, 2 केजी दाल में 1 केजी नमक डाल दिया, कोई दाल आपका खाएगा? नहीं खाएगा। इसका मतलब है कि एक्चुअल में दाल पहले खत्म हो जाएगा और फिर भी नमक बचा रह जाएगा। तो व्हिच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? नमक बचा रह गया ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो किचन में जो काम होता है भाई, वहाँ तो सबसे ज़्यादा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। हम लोग इतना तो परफेक्ट घर का सामान महीने भर के लाते हैं, तो इतना परफेक्टली तौल के नहीं लाएंगे एकदम सब एक साथ खर्च हो, अगला दिन फिर से लेकर आएंगे, ऐसा डॉट तो नहीं आएगा। एक रैंडम मोटा मोटी आइडिया से लाते हैं, अब कोई पहले बीच में खर्च हो गया, कोई ऐसे खर्च हो गया, तो चलते रहेगा। तो कहने का सेंस ये हुआ कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है
ए अगर वंस यू डिसाइड दिस लिमिटेड तो सारा प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में भी रिएक्शन को यही कंट्रोल करेगा और NaOH के अकॉर्डिंग H2SO4 खर्च होगा। अब पढ़ने का तरीका अलग हो जाएगा, ऐसे पढ़ेंगे 2 मोल ऑफ NaOH रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ H2SO4। जैसे ही ये लैंग्वेज बनाना स्टार्ट करेंगे इसका मतलब है आप इसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, करेक्ट। ऐसे पढ़ते हैं 1 मोल ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड 2 मोल, मतलब इसके अकॉर्डिंग इसको आप गेस कर रहे हैं, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे कैसे बोलेंगे 2 मोल के लिए 1 मोल, तो इसका 1 मोल के लिए हाफ मोल, तो इसका 5 मोल के लिए 2.5 मोल, करेक्ट। और इसके पास है कितना, तो 6 माइनस 2.5, इसका मतलब H2SO4 खुद के अकॉर्डिंग खर्च होगा या NaOH के अकॉर्डिंग खर्च हो रहा है, NaOH के अकॉर्डिंग खर्च हो रहा है। तो कितना बचा इसका 3.5, इज इट राइट। चलिए पहला क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट क्या है, ओके, मोलरिटी ऑफ Na2SO4, सॉल्ट का मोलरिटी क्या लिखे, 2.5/8। सिर्फ फार्मूला बोलिए काम चल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 3 लीटर इसका लिया, 5 लीटर इसका लिया, तो टोटल कितना वॉल्यूम रहा, पर इसका अलग से 3 लीटर इसका 5 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब सॉल्ट बन चुका है, जिस कंटेनर में सॉल्ट बनने के लिए दोनों को मिक्स किए, तब वहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना रहा, 3 लीटर 5 लीटर या 8 लीटर, 8 लीटर, जिस टाइम का मैं बात कर रहा हूं, हो जाएगा ना। उसके बाद मोलरिटी ऑफ व्हाट, एक्सेस रिएजेंट, व्हिच वन इज द एक्सेस रिएजेंट, यस, इसका मतलब H2SO4 क्या होगा एवरीवन, 3.5/8। इस लेकिन आपने जो मोलरिटी, एक मिनट, जो मोलरिटी लेके H2SO4 का जो मोलरिटी लेकर आपने काम किया था वही मोलरिटी रहा या मोलरिटी चेंज हो गया, चेंज हो गया, वजह सर मोलरिटी चेंज होने के, एक मिनट, मोलरिटी, एक मिनट, मोलरिटी चेंज होने का सिर्फ एक वजह यही रहा कि मोल इसका चेंज यूज हुआ या वॉल्यूम भी चेंज हो गया। पहला तो आपने यहाँ पे 3 लीटर था, वॉल्यूम 8 लीटर बन गया, करेक्ट। फर्स्ट रीजन है कि इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सेकेंड रीजन इसका क्या है कि जितना मोल था मोल भी चेंज हो गया और वॉल्यूम भी चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया है, इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन था 2m, करेक्ट। और अगर यहाँ पे अगर हम लोग इसका डाइल्यूशन नहीं करते, लास्टली इतना सोचने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, मुझे उससे क्या मतलब है, मुझे तो मतलब है फार्मूला लगाने से कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना मेरे पास बचा हुआ है, वॉल्यूम क्या है। ये डैम श्योर है कि जो ओरिजिनल मेरा सॉल्यूशन है उसका मोलरिटी जो 2m था वो 2m नहीं रह जाएगा, वजह है वॉल्यूम चेंज हो रहा है और इसका मोल भी खर्च हो रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट ऑल आयंस, ओके। व्हेन रिएक्शन वाज ओवर, आपके पास क्या क्या है सॉल्यूशन में, तभी तो आयंस का मतलब इलेक्ट्रोलाइट गेस करना पड़ेगा ना। आपके पास क्या क्या बचा हुआ है, यहाँ देखिए, ये अब है क्या, एक खत्म, जिसके बारे में नहीं सोचेंगे। आपके पास क्या है, H2SO4 Na2SO4 और वाटर तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट मान के चलते हैं। यहां देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग के पास आयंस के नाम पे क्या क्या है, जरा गेस कीजिए तो। H प्लस, Na+, जिसमें मैं टिक लगाया हूं, SO4 2-। एक ही क्वेश्चन में मैं बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं अभी, ठीक है। अब सपोज कीजिए विच वन इज द सोर्स ऑफ H+, H+ का सोर्स क्या है, कौन है, H2SO4, राइट।
और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट लिखने के लिए तो हम लोग H2SO4 को H2SO4 के फॉर्म में लिख रहे हैं, बट H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो H2SO4 के फॉर्म में रहेगा या यहाँ पे आयंस 2H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस, 2H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस। इसका कितना मोल बचा हुआ था? 3.5। 100% कुछ नहीं बोला हुआ है, तो H2SO4 इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कितना मिलेगा? 7। ऐसा कितना मिलेगा? 3.5। और कोई H प्लस का सोर्स है? और कोई H प्लस का सोर्स नहीं है, तो मोलरिटी ऑफ H प्लस इक्वल टू क्या 7/8 कर दें? नंबर ऑफ मोल और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल कितना? 7 और वॉल्यूम कितना? 8। लिख लीजिए, ठीक है ना? ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, अब आपके पास Na प्लस, विच वन इज द सोर्स ऑफ Na प्लस? NaOH अब आपके पास नहीं है, रिएक्शन डन, राइट? अब आपके पास सिर्फ क्या है? सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट का कितना मोल है आपके पास? 2.5। और सोडियम सल्फेट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कितना? 5 एंड 2.5, करेक्ट है ना? तो Na प्लस का मोलरिटी क्या रहेगा? मोलरिटी ऑफ Na प्लस, मोलरिटी ऑफ Na प्लस इक्वल टू व्हाट? 5/8 मोल पर लीटर। मोलरिटी ऑफ SO4 2 माइनस। बोले सल्फेट का सोर्स कौन कौन सा था? सल्फेट आयन का सोर्स था H2SO4 एंड Na2SO4। H2SO4 से कितना मिला है मोल? 3.5। ऐसे कितना मिला? तो 3.5 प्लस 2.5 कितना? 6। 6 बाई कितना? 8। 3/4 मोल पर लीटर। अब मिस्टेक होने का चांस कहाँ पे है कि अगर आयंस का, ध्यान सुनिएगा, आयंस का पूछा जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कोई एक आयन का 2 सोर्स हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सल्फेट आयन का एक ही सोर्स था या 2 सोर्स था? व्हेन रिएक्शन वाज ओवर, जब रिएक्शन खत्म हो गया तो आपके सॉल्यूशन में जो बचा रहेगा उसको फिर देखिएगा। तो मेरे सॉल्यूशन में क्या क्या बचा रह गया था? H2SO4 एंड सोडियम सल्फेट। H2SO4 से भी SO4 सोचेंगे और सोडियम सल्फेट से भी SO4 2 माइनस सोचेंगे, करेक्ट? यहाँ तक समझ में आ गया है? इसको हटाया जाए? किसी को डाउट है तो पूछ ले अभी। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट यहाँ पे देखिए तो, नहीं इस सेक्शन पे बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा, मुझे पता है कि अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि इसका बहुत जगह पे यूज होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? कॉन्सेंट्रेशन। बोले जो भी जानते हैं बोल सकते हैं। आज देखिए, ऐसे आपके लिए सही है, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत टाइप का हो सकता है। बोलिए, मोलरिटी क्या है? बट नहीं लगता है कि इसका मतलब वो एक्टिव मास होता है। इसका मतलब होता है एक्चुअल में एक्टिव मास, करेक्ट? अब एक्टिव मास क्या है उसको मैं ज़्यादा क्लियर आपको समझाऊंगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। दिस इज नॉट द राइट टाइम। अभी के लिए मोटा मोटी यही जान लीजिए। सपोज कीजिए, यहाँ देखिएगा, H2O
ये प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड का मतलब है कि उसमें कुछ मिक्स नहीं किया। सॉल्यूशन कब होता है? जब एक से ज़्यादा चीज़ों को मिलाया जाए। और प्योर मतलब बिल्कुल प्योर वाटर, नॉट मिनरल वाटर, प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर, राइट। तो H2O, इसका आपने लिया 1 लीटर। कितना लिया? 1 लीटर। और किसी रिएक्शन में ये वाटर खर्च हो रहा है। ऐसा मान लीजिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का तोड़ रहे हैं बाई ऑफ व्हाट? वाटर। ऐसे थोड़ा बहुत आप लोग नाम सुने होंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम सुने हैं? ओके, आएगा। मान लेते हैं कुछ देर के बाद इसका ½ लीटर बचा, और ½ लीटर वाटर कितना बचा? ½ लीटर खर्च हो गया, करेक्ट। तो वाटर तो खर्च हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, करेक्ट ना। लेकिन जब 1 लीटर वाटर लिए थे, कितना लीटर? तो वाटर का मोलरिटी निकालने के लिए, मोलरिटी ऑफ वाटर, और मोटा मोटी हम लोग वाटर का डेंसिटी कितना मानते हैं? अगर नहीं भी दिया रहेगा, अगर नहीं दिया हुआ तो वाटर का डेंसिटी मानते हैं 1 ग्राम पर ml। बोली तो 1 ग्राम पर ml। तो मोलरिटी ऑफ वाटर, जब आपके पास 1 लीटर वाटर था, देखिए तो मैंने सही लिखा, 1 लीटर वाटर था तो उसका कितना मोलरिटी था? मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय, सबको रिप्लाई करना है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट। अब यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे बिकॉज वाटर ही है, तो उसी का वॉल्यूम ले रहे हैं। तो 1 लीटर में कितना मास वाटर का? समस्या क्या है आप लोगों के साथ? 1 लीटर में कितना मास वाटर का? 18। भाई मेरा सेंटेंस एकदम क्लियर कट रहता है। 1 लीटर वाटर का कितना मास? 1000 क्या केजी? तो ऐसे बोलना पड़ेगा ना सर, 1000 ग्राम, बिकॉज डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, करेक्ट। मतलब जो सुनना चाह रहे हैं एकदम शॉर्टकट चल रहे हैं सर, समझ लीजिए, बाकी मैं ठीक हूँ। 1 लीटर में कितना मास? 1000 ग्राम, करेक्ट है ना। कभी जाइएगा कहीं पे कुछ सामान खरीदने के लिए, हम लोग क्या हैं, इंडियन है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी कर लेते हैं। वी आर वेरी वाइज पीपल। आज सुबह मैं कर रहा था, लेकिन फिर देखे कि मतलब किसी ने मेरे ऊपर कमेंट या हंस दिया, तो फिर मैं वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी हटा दिया। मैं आज जूता पहन रहा था, तो अभी पट्टी लगाया हुआ हूँ, तो मैं एक दूसरा जूता में 2 सॉक्स डाल के पहन रहे थे, थोड़ा बैलेंस करने के लिए, सेम हाइट। तो देखे कि बाइक उधर से देख के हंस रहे हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा गिर गया, मैंने छोड़ दिया, ठीक है चप्पल पे, स्लीपर पे ही सही है। कॉन्फिडेंस कोई नहीं बढ़ाएगा तो क्या कीजिएगा, आपका मोरल डाउन हो जाएगा। ऐसा सुबह से शाम तक 2-3 बार हो जाता है, और ज़्यादा होता है इंग्लिश बोलने को लेकर। मतलब जानते हैं कितना मेरा अच्छा इंग्लिश है। तो उसमें बहुत छोटा सा, मैं इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ, ख़राब नहीं मानता हूँ। मैं आप लोग से भी कभी कभी सीखते रहता हूँ। जैसे मैं बहुत करके अब बेटी से सीखा, क्या सैलून, हम लोग आज तक काम चला रहे थे सैलून, और लिखा हुआ भी वही रहता है ना, इसलिए सीखते हैं। नीचे जाइए ना कहीं पे, जहाँ पे मैं नीचे हेयर कटिंग करवाता हूँ, तो मेरा 30-40 रुपये में काम चल जाता है, सैलून ही लिखा रहता है, वही पढ़ते भी हैं। अब इंग्लिश में कौन इतना एकदम बिल्कुल बढ़िया से बोलते रहेगा सैलून? इतना देर में तो मैं 10 बार बोल दूँगा सैलून, हालांकि मैं रॉन्ग हूँ। तो मैंने सीखा उस चीज़ को, अब धीरे 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 करके सीखा जाएगा। सीखने का प्रोसेस तो लाइफ टाइम चलेगा, और सीखने में कोई ख़राब बात है नहीं। बट एक्चुअल में जहाँ पे आप रहिएगा ना, जिस परवरिश में रहिएगा, अभी आप कैटलिस्ट में हैं, केमिस्ट्री अच्छा हो जाएगा, नाम ही है कैटलिस्ट, राइट। तो एक्चुअली जिस परवरिश में आपका केजी से जहाँ पे रहते हैं, तो वो इनबिल्ट कहीं रह जाता है, और उससे आपको लो कॉन्फिडेंस में आने का रिक्वायरमेंट नहीं है। लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर, खास करके। इसलिए जो मेडिकल का भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये मत सीखिए कि हाँ डॉक्टर बन जाएंगे, इंग्लिश नहीं बोलने आएगा। टाइम ऐसा चीज़ होता है कि सब सिखा देता है। आज तक इनको सही से पता होगा, आज तक मैं कभी सोचा था कि यूट्यूब पे मेरा वीडियो जाएगा?
भाई पता ही नहीं था, फर्स्ट डे का पता ही नहीं कैसे मैं देख रहा था कैमरा को। मैं देखते रहता था मैं दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ। और मेरा कॉन्फिडेंस देखिए कि मैं इससे सोच रहा था कि रिकॉर्ड करके भेजेंगे। इसमें 5 मिनट भर गया था, फुल हो गया था मेमोरी। बाद में वहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ धीरे 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 धीरे। फिर पता चला आपको कि जब कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था तो कहीं से पता चला जूम, राइट, जूम हम लोग को बचा दिया भाई, उसको तारीफ़ करना चाहिए। पैसा तो दिया बट बच गए ना, तो कैरियर ही कोलैप्स हो जाता, चेन ही नहीं रहता। अदरवाइज क्या हुआ, 6 मंथ घर से ही पढ़ाते रह गए, कुछ फर्क ही नहीं पड़ने दिए। क्लास ही तो लेना था, घर पे अभी तक लगाया हुआ हूँ, घर से अभी भी क्लास में लेता हूँ, आप लोग कभी कभी लूँगा। बोर्ड घर पे ही लगाए हुए हैं, सारा सिस्टम वहाँ पे भी डेवलप कर दिए और उसमें आइडिया लग गया है। इसलिए टाइम ऐसा चीज़ है कि सब कुछ सिखा देता है। चलिए हम लोग यहाँ पे थे, कितना होगा वैल्यू 55 पॉइंट, मोटा मोटी 55.56। ये क्या है, मोल पर लीटर। लेकिन जब मेरे पास ½ kg वाटर बचा रह गया, वाटर कंज्यूम हो रहा है, व्हेन हाफ लीटर ऑफ वाटर रिमेन, तब इसका मोलरिटी आपसे पूछे। जब 1 लीटर था तो आपने निकाल लिया, ½ लीटर था तो मोलरिटी कितना होगा, तो ½ लीटर वाटर का कितना मास, फिर से नहीं बोलते हैं, 500 ग्राम। और वॉल्यूम कितना, वैल्यू कितना आया, कैलकुलेट कीजिए। ओके, सेम आ गया, सेम आया ना। यस, तो स्टूडेंट एक्चुअल में रिएक्शन हो रहा है, ध्यान सुनिएगा, रिएक्शन हो रहा है और इसका मास भी खर्च हो रहा है, रिएक्शन भी हो रहा है, एक कंज्यूम भी हो रहा है, बट इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज नहीं हो रहा है, मोलरिटी वाटर का जितना था उतना ही रह रहा है, करेक्ट ना। दिस इज द वजह कि यहाँ पे हम लोग को देखिए खर्च हो रहा है, बट हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में अगर चेक करते रहेंगे वाटर का, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज मुझे 55.56 मोल पर लीटर ही दिखते रहेगा, राइट। और मास पे ध्यान नहीं देते हैं, दैट्स वाई एक्चुअल में इसका मतलब होता है एक्टिव मास। तो क्या वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, इवन इफ मास इज कंज्यूम। तो वैसा सिचुएशन जिसमें मास तो कंज्यूम हो रहा है बट उसका कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क नहीं पड़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन अगर कांस्टेंट है, तो उस टाइप के सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि उसका एक्टिव मास चेंज, उसका एक्टिव मास कांस्टेंट है। एक्टिव मास क्या है, तो उस टाइप के सिचुएशन के लिए तो एक्चुअली जो स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं वो इंडिकेट करता है एक्टिव मास को। किसको इंडिकेट करेगा, दैट्स वाई मान लेते हैं कि सपोज कीजिए, देखिए कितना छोटा बात में हम लोग फंस जाते हैं। एग्जाम में अगर नीट के एग्जाम में ऐसे वाटर पे स्क्वायर ब्रैकेट देकर पूछेगा वैल्यू कितना, हो सकता है कि जो लोग इसका मतलब मोलरिटी जानते हैं वो तो 55.56 आंसर देकर आ जाएंगे, बट प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कितना लिया जाता है, 1। ये तो पक्का पढ़े होंगे। प्योर लिक्विड का, किसका, सॉल्यूशन का नहीं भाई, किसका, प्योर लिक्विड में स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो उसका वैल्यू कितना लेंगे आज के बाद, 1। इसका मतलब है कि प्योर लिक्विड जब रहेगा तो मोलरिटी और स्क्वायर ब्रैकेट सेम या अलग अलग बात, मोलरिटी ए, बट जब स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो वैल्यू कितना लिखेंगे, 1। दोनों अलग अलग चीज़ हो जाता है। मैं लिखवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे इजी में आएगा, पढ़ ही रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन। दैट्स व्हाई जस्ट मैं एक बेसिक डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अभी तक जैसे चल रहा था वैसे नहीं लेके चलेंगे, हर एक या तो चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो हर एक चीज़ पे रुकेंगे और क्लियर कर जानेंगे। छोटा ही बात है बट वो तो मुझे टेंशन क्रिएट करेगा, राइट। ये मान लेते बहुत छोटा बात था, आज तक मेरा लाइफ चल रहा था मोलरिटी, बट इसके बारे में कंप्लीट जानेंगे। इसका मतलब सपोज कीजिए आप किसी सॉल्यूशन में शुगर कैंडी का एक टुकड़ा डाल दिए सॉलिड फॉर्म का, राइट। उसका मास उसमें खर्च हो रहा है लेकिन अभी भी सॉलिड फॉर्म में है, 100 ग्राम से अब 25 ग्राम हो गया,
बट उसके डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ा है, सॉलिड फॉर्म का डेंसिटी पे। सर डेंसिटी मोटा मोटी सेम रहेगा, फर्क यही पड़ेगा कि पहले 100 ग्राम का टुकड़ा था, अब कितना ग्राम का रहेगा, अब 25 ग्राम का रहेगा। या ऐसे मान लीजिए पोटास एलम फिटकिरी, बड़ा सा टुकड़ा है, धीरे धीरे छोटा छोटा होते हुए घिस कर छोटा टुकड़ा बन गया, बट डेंसिटी पे फर्क पड़ा नहीं पड़ा है। दिस इज द वजह कि सॉलिड में भी अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो उसका वैल्यू कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, करेक्ट। इस पे और भी बात हम लोग करेंगे, लेकिन अगर सॉल्यूशन है, ध्यान सुनिएगा, क्या है, प्योर लिक्विड बोल रहे हैं या सॉल्यूशन बोल रहे हैं, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में स्क्वायर ब्रैकेट और मोलरिटी सेम लेते हैं। बोलिए मेरे साथ, किसका लेते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में, उसमें भी डाइल्यूट में बोल रहा हूं, तो जनरली आप सॉल्यूशन ही मानिए। सॉल्यूशन के केस में मोलरिटी, जैसे H2SO4 का मोलरिटी बोले, मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन जैसे ही बोला, इसका मतलब H2SO4 में सॉल्वेंट मिला हुआ है, क्या हुआ है, मिला हुआ है। तो मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन या H2SO4 पे स्क्वायर ब्रैकेट, उस केस में डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा। तो सॉल्यूशन का मोलरिटी, लेकिन सॉल्यूशन में जो मोलरिटी निकालते हैं वो निकालते किसका हैं, अब एक मत बोलिएगा कि सॉल्यूशन का मोलरिटी, उसमें सॉल्यूट का बताते हैं, वो मोलरिटी किसका रहता है, सॉल्यूट का रहता है, इज इट राइट। तो थोड़ा डिफरेंस समझ में आया, व्हाट द मीनिंग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट व्हाट, एक्टिव मास, और एक्टिव मास तभी बोलेंगे जब एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन चेंज दिखेगा, राइट। एक लाइन लिखिए तो, यहां देखिए, अभी के लिए सिर्फ ये लिख लीजिएगा, प्योर लिक्विड का, बाद में इसको और बढ़िया समझेंगे। प्योर लिक्विड में अगर स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे कितना वैल्यू पकड़ेंगे, तो प्योर लिक्विड का स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद वैल्यू 1, बट उसी प्योर लिक्विड का एग्जाम्पल के तौर पे अगर H2O पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, वैल्यू कितना होगा, 1, बट मोलरिटी ऑफ H2O पूछेंगे तब क्या बोलिएगा, यस 55.56, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। यहां देखिए, सॉलिड का भी एक्टिव मास कितना पकड़ना है, 1, बट अगर सॉल्यूशन है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन, किसी भी चीज़ का अगर सॉल्यूशन है, तो उस टाइम पे उसका स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ऑलमोस्ट मोलरिटी ही पकड़ लीजिएगा। क्या पकड़ लेना है, मोलरिटी। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहां देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ H प्लस एक्वस, मतलब H प्लस का सॉल्यूशन है, किसका है, H प्लस का सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है, वाटर। H प्लस पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब H प्लस का मोलरिटी बताना है, क्या बताना है, क्योंकि वो सॉल्यूशन हो गया। या Na प्लस में अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे मतलब मोलरिटी ऑफ Na प्लस, तब समझ में आ गया। तो अगर सॉल्यूशन रहेगा तो सॉल्यूशन का मोलरिटी या उसका स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद डिफरेंट सेंस या सेम सेंस, बट अगर प्योर लिक्विड रहेगा, सॉल्यूशन नहीं, तब मोलरिटी अलग बात रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट अलग रहेगा, करेक्ट है ना। चलिए इसको हटाया जाए। यहां देखिए, देखिए, इफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन
if degree of ionization is 10%, if degree of ionization is 0.1, then find out concentration of H plus and concentration of acetate ion. Then find out concentration of H plus and concentration of this one. तो अभी जस्ट तो शॉर्टकट सिखाया था कि मोलरिटी को मोल के जैसा ट्रीट कर लेना है। मोलरिटी को कैसा ट्रीट करना है? मोल के जैसा। तो यहाँ से कितना जाएगा स्टूडेंट? ऐसे कर लीजिएगा 2 माइनस, जैसे मोल के लिए सोचते हैं वैसे ही सोचना है। अब जस्ट बताया था ना शॉर्टकट। तो यहाँ से अगर x इसका 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, तो अगर यहाँ से इसको मोल मानते हुए काम कर लीजिए तो 2 माइनस एक्स, तो इसका कितना x, इसका भी कितना रहेगा? एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द x? तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ये होता है। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 अल्फा। यहां देखिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का ही दूसरा नाम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री इसको लिखना है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। इसमें से गया कितना? डिसोसिएटेड मतलब जितना गया, कितना गया है? x, और लिए कितना थे? इसको जनरलाइज करते हैं। चलिए टू ही यहाँ पे, तो x इक्वल टू व्हाट? 2 अल्फा। तो यहाँ से लिख दें 2 माइनस 2 अल्फा, ये कितना रहेगा? 2 अल्फा एंड, और 2 अल्फा का वैल्यू कितना? अल्फा का वैल्यू 0.1 ना, कितना हो जाएगा? 0.2। इसका मतलब ये हो गया 0.2, ये हो गया 0.2, और यहाँ पे बचेगा कितना स्टूडेंट? ये भी तो पूछा जाएगा। आफ्टर डिसोसिएशन व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ऐसे पूछा जाएगा। कहाँ पे आएगा? विग्रसली कहाँ पे इन्वॉल्व होगा? आयनिक इक्विलिब्रियम में। ऐसे पूछा जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड। क्या पूछा जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड। तो इसमें से माइनस कर दीजिए 2 माइनस 0.2, हाउ मच? 1 पॉइंट, और मान के चले थे मोल, बट बाद में इसी को मोलरिटी कर दीजिए, हो गया ना? 1 मिनट, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, आज ग्रुप में मैं एक बेसिक मैथमेटिक्स स्पेशली मैं मेडिकल वाले बच्चों के लिए शेयर किया हूँ। व्हाट्सएप थोड़ा देखते रहिएगा, और घर पे जाकर उसको एक बार देखना है, पढ़ना है। 10-15 पेज का है, उसमें कुछ कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम रहेगा। जब मैं कवर कर लूँगा ना तो उसको बना लीजिएगा, खास करके मेडिकल वाले स्टूडेंट। मतलब उससे मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे डील कर लूँगा मैथमेटिकल टूल में, बट फिर भी एक बार देखिएगा। और इंजीनियरिंग वाले इसको छोड़ दीजिए, वो आपके लिए नहीं था। जस्ट उसमें छोटा छोटा मैथमेटिक्स होता है ना, चूँकि इन लोग का थोड़ा सा मैथ पे थोड़ा कम पकड़ है, उससे कॉन्फिडेंस कम रहता है, तो मैं चाहता हूँ एक बार प्रैक्टिस कर लें। ओके, अच्छा स्टूडेंट ये बताइए, तो मैंने पहला क्वेश्चन दे दिया कि अल्फ़ा 0.1 है, और तब आपसे पूछा पीएच निकाल लीजिएगा। कल ही तो बताए थे एक फार्मूला, पीएच इक्वल टू व्हाट? लॉग 1/H प्लस। H प्लस आपके हाथ में नहीं है? H प्लस है तो क्या यहाँ से पीएच निकल जाएगा? तो यही तो था, बट अभी पीएच पे काम नहीं कर रहे हैं, जस्ट मैंने एक बात बोला। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए।
लिखिए, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड, पहला क्वेश्चन है, ये मेरा मेन क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपका सॉल्यूशन ना ही एसिड रहे ना ही बेस रहे। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड so that at the end of reaction, molarity of H2SO4 becomes 1m. Molarity of H2SO4 becomes what? 1m. Third question, how much volume of H2SO4 required so that molarity of NaOH becomes 2m. Molarity of NaOH becomes 2m at the end of reaction. How much volume of H2SO4 required so that molarity of NaOH becomes, अभी लेकर कितना काम किए 3m से, राइट, बट मोलरिटी ऑफ NaOH becomes 2m at the end of reaction. सॉल्व कीजिए। नहीं, H2SO4 तो कितना लीटर लें वही तो निकालना है। हाँ, ठीक। सॉल्व कीजिए। 3 क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन दे दिया, यू हैव टू सॉल्व। ये 3 क्वेश्चन में 3 अलग अलग बात सिखाने की कोशिश किया हूँ, तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। न्यू स्टूडेंट का मोल कॉन्सेप्ट का हर एक लेक्चर प्लीज फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। और इसको फॉलो करने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन का 2 लेक्चर फॉलो करना है, वहाँ काम चलेगा। तो आप एटलीस्ट चल सकते हैं। चलिए कोई बात ले लीजिए, तो मतलब नहीं रहेगा टेस्ट का, मुझे दीजिए, यहाँ मुझे ला कर दीजिएगा, नहीं मुझे दे दीजिएगा, मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। नहीं तो केमिस्ट्री बनाना भूल जाएंगे।
देखिए स्टूडेंट, आपको शायद ये मजाक लग रहा होगा, बट मैं इसको बहुत सीरियस ले रहा हूँ। अगर सीरियस नहीं लेता तो मैं अपना क्लास लेता तो अपना मैं सब्जेक्ट छोड़कर बायो की तरफ फोकस कर रहा हूँ। इसका मतलब सच में इसको मैं सीरियस ले रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद के सब्जेक्ट का थोड़ा अनबायस्ड हो रहा हूँ। ये मैं केमिस्ट्री का टीचर होकर बायो का टेस्ट ले रहा हूँ, बट मैं एक्चुअली कैटलिस्ट पे काम कर रहा हूँ। किसी भी काम को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करना है, ये मेरा अपना स्ट्रेटजी है। मतलब अगर कर रहे हैं तो मतलब प्रॉपर उस पर दिल लगा के करेंगे। चलिए 1 मिनट, अब मेरे साथ सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट इसमें जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का लैंग्वेज से क्या पता चलता है? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ देखना है नो वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, राइट? तो नो वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, तो मान लेते हैं कि इसका V लीटर, कितना लीटर मोल निकाल सकते हैं? कितना? 1.5 V। इसका कितना मोल? 18 मोल। और जब नो वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, खुद बताइए इसका 2 मोल के लिए इसका कितना मोल चाहिए? 1। तो इसका 1 मोल के लिए इसका कितना चाहिए? क्या यहाँ पे M1V1 = M2V2 करने के कंडीशन में आप हैं? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए M1V1 = M2V2 तब करते हैं जब कोफिशिएंट का रेशियो 1:1 रहता है, राइट? तो इसका 2 मोल के लिए इसका 1 मोल, तो इसका 1 मोल के लिए इसका हाफ मोल। यहाँ देखिए, तो इसका 18 मोल के लिए इसका कितना मोल चाहिए था? 9 मोल। इसका 18 मोल के लिए इसका कितना चाहिए? इसका मतलब इसका वैल्यू 9 के बराबर होना पड़ेगा, समझे? इसका मतलब है कि क्या यहाँ पे बोल सकते हैं 1.5 V = 9 मोल? जो बच्चे वीडियो फॉलो करते हैं वो एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि मैं कैसे निकाला। 2 मोल के लिए इसका 1 मोल, तो 1 मोल के लिए इसका हाफ मोल, तो मेरे पास इसका कितना मोल है? 18 मोल के लिए इसका कितना मोल? 9 मोल। दैट्स वाई मैं यहाँ पे 9 लिख रहा हूँ। तो V का वैल्यू कितना? 6 लीटर। करेक्ट है ना? पहला क्वेश्चन बन गया। ये बहुत फेवरेट है इस टाइप का क्वेश्चन नीट का, ठीक है? देखिए बिल्कुल उसी स्ट्रेटजी पे काम करूंगा जिस स्ट्रेटजी पे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर सही से मेरे क्लास को फॉलो करते चले गए तो सारा क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक का एक एक क्वेश्चन लगा के आ जाइएगा। बहुत आसान आता है भाई क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए, सारा गेम किसका है? जैसे बायो में आप लोग बोलते हैं ना सर, बायो में बहुत क्लोज आंसर रहता है, सारा फर्क लैंग्वेज का है, करेक्ट? जैसे इतना सारे लोग बोलते रहते हैं NCERT पढ़ लो, NCERT के लाइन का फ़र्क नहीं है, डिकोड करना पड़ता है, उसमें बहुत शॉर्टकट में लिखा रहता है, चीज़ें रहता सब कुछ है, बट हर बहुत कॉम्पैक्ट रहता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, या पढ़िए तो लैंग्वेज बताइए तो। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ H2SO4 required so that 1 m molarity of sulfuric acid becomes। इस क्वेश्चन में लेता है कि इसका मतलब H2SO4 बचा रह गया है, दोनों एक साथ तो बचा हुआ नहीं रहेगा, आग और पानी एक साथ रहेगा, यह है एसिड, यह है बेस, राइट? इसका मतलब दोनों साथ साथ तो एक ही कंटेनर में नहीं रहेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि मैंने क्वेश्चन सेकंड में बोला है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड सो दैट इसका एट द एंड ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन कितना रहे? 1 m। इसका मतलब इसका बचा हुआ है तभी तो 1 m, इसका बचा हुआ ही नहीं रहता तो 1 m बोलते हैं। इसका मतलब ये जब बचा हुआ तो नहीं बचा हुआ है, दोनों एक साथ बचा रहेगा। हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं भाई, क्या समझते हैं आप लोग को? एसिड नहीं सर, दोनों के साथ साथ रखिए, आग और पानी को,
कुछ ऐसा बात बोलना चाह रहे हैं। एक ही कंटेनर में इसको भी डाल रहे हैं, इसको भी डाल रहे हैं, और हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए भी बचा रहेगा, ए भी बचा रहेगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो अगर इसका बचा हुआ है तभी इसका हम लोग 1m बोल रहे हैं, इसका मतलब ये खत्म हो गया है, राइट। ये क्या हो गया है, खत्म हो गया है, ये अब मेरे पास नहीं है, समझे। कौन कंज्यूम हो गया है, H2SO, और ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया है। क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, करेक्ट ना, समझे। सेकंड क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आया एवरीवन। चलिए, तो अगर सेकंड क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ गया है तो सेकंड क्वेश्चन के लिए इसका कितना था, 1.5 ना, और इसका कितना, सेकंड क्वेश्चन में दिस वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो H2SO4 कितना खर्च होगा, हु आर गोइंग टू डिसाइड कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मोल ऑफ H2SO4 कंज्यूम्ड, NaOH। तो इसका 1 मोल के लिए, इसका 2 मोल के लिए, इसका 1 मोल, तो इसका 1 मोल के लिए हाफ मोल, तो इसका 18 मोल के लिए 9 मोल, राइट। बट 9 मोल खर्च होने के बाद भी तो बचा रहेगा, क्योंकि इसका बचा हुआ था, करेक्ट। इसका क्या था, बचा हुआ था, क्योंकि एक सेकेंड क्वेश्चन का लैंग्वेज में ये मेरा एक्सेस रिएजेंट है, करेक्ट। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 रिमेन, 1.5 V माइनस 9। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए अभी यहाँ पे। समझ में आया, मैंने क्या बोला आपको, समझ में आ गया है। 1% भी डाउट है तो पूछ लेना है। चलिए, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड सो दैट मोलरिटी ऑफ H2SO4 बिकम्स 1m। मतलब H2SO4 का मोलरिटी कितना था, 1.5। अब और इससे कम होकर कितना बचा हुआ रह जाए, 1m व्हेन रिएक्शन वाज ओवर। इसका मतलब है कि रिएक्शन खत्म हो गया और फिर भी H2SO4 का मोलरिटी हम लोग को मिल रहा है, मतलब वहाँ पे H2SO4 बचा हुआ है। तो H2SO4 बचा हुआ है तो कौन खर्च हो गया है, NaOH 100% खत्म हो चुका है। दोनों एक साथ बचा हुआ रहेगा, और मिक्स कर रहे हैं तो नहीं बचा रहेगा। भाई ये लॉजिक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिला रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं दोनों मिल भी जाओ और बचा हुआ भी रहो, इट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, तो इस क्वेश्चन के अंदर ही ये बात छुपा हुआ था। ये क्या है, 100% कंज्यूम हो गया, मतलब ये क्या है, ये बढ़िया क्वेश्चन था भाई, इनिशियली पता नहीं चला होगा बट ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखिए, इफ़ दिस वन, अब समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे इफ़ दिस वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसका 2 मोल से इसका 1 मोल, इसका 2 मोल से इसका, पूरे रिएक्शन को कौन कंट्रोल करता है, तो खर्च किसके अकॉर्डिंग होगा, अगर ये एक्सेस है तो खुद के अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग। 2 मोल से इसका 1 मोल, तो 1 मोल से इसका हाफ मोल, इसका कितना मोल है आपके हाथ में है, तो 18 मोल से कितना मोल, 9 मोल। तो 9 मोल किस में जैसे जाएगा, तो अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है इसका मतलब ये ज़्यादा है, 1.5 V का कम यहाँ पे है या ज़्यादा है सेकंड केस के लिए, तो 1.5 V माइनस 9। अब तब बोला क्या गया है, मोलरिटी ऑफ H2SO4, फार्मूला बोलिए फास्ट, नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 का कितना, करेक्ट, वॉल्यूम कितना, वेरी गुड, V + 6, V + 6, करेक्ट। टोटल, हाँ तो टोटल वॉल्यूम ही तो है। मोलरिटी ऑफ H2SO4 बिकम्स कितना, 1m आफ्टर मिक्सिंग। तो इसका मतलब वो जो मोलरिटी 1m मिला होगा वो बाद में जैसे निकालते थे वैसे निकालेंगे। इसका मतलब वो एक यहाँ पे एक इस चीज़ को कैलकुलेशन वो था, मोल बाय टोटल वॉल्यूम, मोल बाय बचा हुआ मोल बाय टोटल वॉल्यूम, बचा हुआ मोल बाय टोटल वॉल्यूम। इसका वैल्यू कितना, 1। दिमाग पे जोर देना पड़ेगा भाई, ठीक है। क्या कैलकुलेट कर लेंगे, V का वैल्यू कितना आएगा, इतना देर में तो दूसरा क्वेश्चन पे पहुंच जाइएगा, जितना देर में सोच रहे हैं कि कैलकुलेट करेंगे।
कितना? वेरी गुड, 30 लीटर। ठीक है। अब तब इसी क्वेश्चन पूछ लिया था, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ Na2SO4? सर निकाल लेंगे, निकल जाएगा। इसका मोल कितना है? 9। यह लिमिटेड है ना, तो 9/36। 9/36। बहुत, ये तो निकालें सिर्फ H2SO4 का वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है? V+6। V+, बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, थोड़ा नहीं। यहाँ तक हो गया? नीट का पार्ट टेस्ट फर्स्ट का में कितना मार्क्स आने का चांस है? आंसर की मिल गया है? आंसर की आपको मिला है? मोटा मोटी कितना मार्क्स से आने का चांस? नहीं दिए हैं आपको? देखिए, जो भी टेस्ट देंगे और आंसर की मिलेगा, प्लीज़ ऐसा नहीं कि सर देखेंगे मिलाएंगे। किसी से भी अगर पूछूंगा आज के बाद, एकदम कॉन्क्रीट बनाना है। सर मैंने इतना बनाया, इतना गलत हुआ, इतना मार्क्स आएगा। ऐसा नहीं कि सर ऐसा लग रहा है, इतना तक आ सकता है। ऐसा क्यों बोलेंगे? एकदम इतना आएगा सर, एकदम इतना। फिजिक्स में सर इतना मैंने बनाया, केमिस्ट्री में इतना बनाया, बायो में इतना बनाया, बॉटनी में इतना बनाया, जूलॉजी में इतना बनाया। दिस इज अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ टेस्ट, राइट? ऐसा नहीं कि बस कुछ भी हो गया है सर, काम चल गया है सर, ये सब नहीं चलेगा। समझे मेरी बात को? एक काम करने से क्या रहेगा ना कि मुझे भी आइडिया लगता रहेगा कि आपका कौन सा पार्ट कैसे चल रहा है, जूलॉजी में क्या चल रहा है, बॉटनी में क्या चल रहा है। अदरवाइज मैं तो ब्लैंक हो जाऊंगा, और नहीं तो फिर मुझे काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। क्या कर नहीं, मेरे हाथ में वो चीज़ है। फीस का अलग निकालेंगे, ओवरऑल मार्क्स, और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। तो 1 मिनट का काम है एक्सेल फाइल में, राइट? 1 मिनट का काम है ना वो। नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस कल बताऊंगा, ठीक है? पहले थर्ड क्वेश्चन बना लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का लैंग्वेज, अच्छा 1 मिनट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। अगर यहाँ देखिए, आपने सॉल्व किया और अगर वॉल्यूम का वैल्यू निगेटिव आता, इसका मतलब है कि जो भी मैंने क्वेश्चन सेट किया वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। कोई भी वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि मैंने रॉन्ग क्वेश्चन सेट कर दिया, ऐसा आएगा एग्जाम में। तो अगर वॉल्यूम नेगेटिव हो गया, मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन कभी भी नहीं हो पाएगा, चाहे आप कुछ भी वॉल्यूम ले लीजिए, ठीक है? इसलिए वॉल्यूम नेगेटिव आ गया मतलब पॉसिबल नहीं है। ये नहीं कि हाँ मैंने गलत क्वेश्चन दे दिया, मतलब मैं जानबूझ के, ऐसा हो सकता है। समटाइम्स फिजिक्स का ही कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ देखिए सब लोग, और टाइम निगेटिव आ गया, तो टाइम नेवर भी निगेटिव, मतलब वो चीज़ पॉसिबल। मान लेते मैंने कोई क्वेश्चन सेट किया, 2 कार मूव कर रहा है, ए और बी, और दोनों कार एक दूसरे से कब मीट करेगा, मीटिंग। और तब मीटिंग टाइम में पूछ रहा हूँ, आफ्टर हाउ मच टाइम बोथ कार विल मीट, और सॉल्व किया और टाइम निगेटिव आ गया, इसका मतलब बोथ कार नेवर मीट, क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होता है, ठीक है? ऐसा नहीं कहा क्वेश्चन ही गलत है, उसका कोई मीनिंग है वहाँ पे। अब निगेटिव आने का मतलब अच्छा नहीं सर, भूतकाल में मिला होगा। पॉजिटिव मतलब क्या फ्यूचर है, तब एक होता है ना कि नहीं पहले मिला होगा, तो वो सब नहीं है। टाइम का वैल्यू हम 0 लेंगे, नहीं तो पॉजिटिव लेते हैं। वैसे ही कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखा है, इसमें वॉल्यूम निगेटिव आता है, मतलब वो पॉसिबल नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन थर्ड का लैंग्वेज से विच वन शुड बी द लिमिटिंग रेजेंट? यस, H2SO4। तो H2SO4 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ये सबको समझ में आ गया कि विच वन शुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट?
तो H2SO4 प्लस 2 NaOH कन्वर्टेड इनटू Na2SO4 ओके एवरीवन, ये 1.5 ही था ना, एक डायरेक्ट लिख दें 18। अब कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? बचा हुआ कौन रहेगा? क्योंकि इसी का 2m बोले हैं, कितना m बोले हैं? खत्म कौन हो जाएगा? अब इसके अकॉर्डिंग एक खर्च होगा या इसके अकॉर्डिंग इसको खर्च होना पड़ेगा? तो अब ऐसे पढ़ेंगे, इसका 1 मोल के लिए इसका 2 मोल चाहिए होगा। कितना? 1 मोल ऑफ दिस रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ दिस, देन 1.5 मोल ऑफ दिस, क्योंकि तो 100% खत्म होने वाला है, राइट? तो क्या यहाँ से लिखें 18 माइनस 3 भी? इसका 1 मोल के लिए इसका 2 मोल चाहिए, तो इसका इतना के लिए इसका कितना चाहिए? जस्ट इसका डबल। देखिए मैंने सही लिखा। तब मोलरिटी और डिवाइड बाय 6 प्लस भी। इसका वैल्यू कितना? 2 ना? 2 इक्वल टू 18 माइनस 3 भी डिवाइड बाई 6 प्लस भी। फ्रॉम हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ v। v का वैल्यू यहाँ सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा एवरीवन? 1.2। भाई इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आपको मिलेगा असाइनमेंट में, तो अब तो समझ में आ जाएगा। कंसंट्रेशन का क्लास चलेगा। कंसंट्रेशन का कम से कम तो अच्छा खासा मैं क्लास लूँगा, जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा कि आप कंसंट्रेशन का क्वेश्चन आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कंसंट्रेशन का मोटा मोटी आपको मैं 160 प्रॉब्लम का असाइनमेंट दूंगा। लिए भी होंगे सर, किसी के पास होगा भी? नहीं लिए हैं। कंसंट्रेशन का असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है? ओके, कोई बात नहीं। तो सीपी के टाइम पे मैं दिया था, लेकिन किसी के पास होगा? एनीवन जिसके पास है कंसंट्रेशन का? फिर से मैं एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगा। तो एक्चुअली उसमें से 60% प्रॉब्लम आपको होम असाइनमेंट में रहेगा, मैंने अच्छा खासा प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन पे ही, सिर्फ कम से कम 150 प्लस प्रॉब्लम रहेगा। तो 150 प्लस मैंने दे दिया, और आपको कुछ क्वेश्चन बैंक में रहेगा मोलरिटी पे, नॉर्मलिटी पे, मोललिटी पे। बट पहले मैं आपको बनाने के तब बोलूँगा जब मैं खुद यहाँ पे सफिशिएंट प्रॉब्लम ले लूँगा। अभी मोललिटी पे भी नहीं आए हैं, अभी सिर्फ मैं मोलरिटी पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, राइट? ओके।